वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में डिस्कस करेंगे अथॉरिटीज़ एंड ऑफिशियल्स इन अ कंपनी, जिसमें हमारा बेसिक फोकस तो सेक्शन 2 पर होगा, जहां से हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन एडिशनली हम सेक्शन 7 को भी डिस्कस कर रहे होंगे, जहां पे हम एससीसीपी के पावर एंड फंक्शंस को देखेंगे। तो पहले हम कमीशन की डेफिनेशन यानी एससीसीपी को डिस्कस करेंगे, फिर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एससीसीपी को डिस्कस करेंगे, फिर रजिस्ट्रार एक जो अथॉरिटी है इंपॉर्टेंट, और फिर कंपनी के जो ऑफिशियल होते हैं, खासतौर पे ऑफिसर्स और बोर्ड की डेफिनेशन को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो फोकस है वो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 पर होगा। तो सबसे पहले कमीशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कमीशन की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई है कि कमीशन मींस द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी इसका जो पूरा नाम है वो तो SECP है, और अक्सर जो इसकी वेबसाइट है वो भी SECP.gov.pk है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका पूरा नाम है। लेकिन जब भी लॉ के अंदर वर्ड कमीशन, और ये हमेशा कैपिटल C से मेंशन होगा, जो रूटीन में जिस तरह सेल्स कमीशन वगैरह होता है उसके लिए अगर कहीं पे टर्म यूज़ हो रही होगी, जैसे शेयर्स के इशू पे कमीशन होता है, तो वो स्मॉल सी के साथ हो रही होगी। जहाँ पे भी कैपिटल C के साथ कमीशन लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब होगा कि हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो कमीशन है ये कैसे बना है, ये इस तरह से बना है कि इसको एक लॉ के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, यानी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट है। और बॉडी कॉर्पोरेट हमने पढ़ा था कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी एससीसीपी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एससीसीपी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, एससीसीपी एसेट ओन कर सकती है, एससीसीपी पे केस किया जा सकता है, एससीसीपी की तरफ से भी किसी पर केस फाइल किया जा सकता है। अब इसकी अगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करें कि एससीसीपी किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, तो बेसिकली एससीसीपी स्टैब्लिश हुआ था एससीसीपी एक्ट 1997 के अंडर। 97 में लॉ बना, लेकिन ये ऑपरेशनल हुआ 99 के 1 जनवरी को। इससे पहले जो पाकिस्तान में कॉरपोरेट रेगुलेटरी बॉडी थी उसका नाम कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी था, जो कि कंपनी से रिलेटेड तमाम मैटर्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, इन तमाम को रेगुलेट करती थी। और उसके बाद से जब से ये फिर बॉडी बनी तो इसने उसको रिप्लेस कर दिया, और अब एससीसीपी ही ऑपरेट करती है। इसकी बहुत सारी पावर्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, यानी जिस तरीके से इन्होंने अपना काम चलाना है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, और इवन इनके पास फाइनेंशियल अटोनॉमी है। फाइनेंशियल अटोनॉमी से कॉन्सेप्ट ये है कि इन्हें जो है पैसे के लिए मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से बजट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उसकी फ़ीस जमा होती है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ीस होती है, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन हैं उनकी फ़ीस है, डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रार से लेते हैं उसकी फ़ीस है। तो उन फीस से इनके पास जो है पैसे आते हैं, और उससे फिर ये अपने जो रेगुलेटरी वर्क है, अपनी एम्प्लॉइज़ की सैलरीज हैं, दूसरे जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, उनको कवर करते हैं। तो अटोनॉमी का मतलब है कि इख्तियारात हैं, और फाइनेंशियल अटोनॉमी है, यानी इनकी डिपेंडेंस नहीं है किसी और के ऊपर। इनके ऑफिसेज की बात करें तो टोटल इनके 8 ऑफिसेज हैं। एक तो हेड ऑफिस है फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद में, और फिर 8 रीजनल ऑफिसेज हैं जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहा जाता है, CRO। एक तो इस्लामाबाद में ही है, यानी इस्लामाबाद में बेसिकली इनके 2 ऑफिसेज हो गए, एक हेड ऑफिस और एक कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। फिर 4 ऑफिसेज इनके प्रोविंशियल कैपिटल्स में हैं, यानी पंजाब का जो ऑफिस है वो लाहौर में, फिर इसी तरह सिंध के कॉन्टेक्स्ट में कराची, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोयटा, और खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में पेशावर। और फिर 3 एक्स्ट्रा ऑफिसेज हैं जो मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में हैं, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर शामिल हैं। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ एससीसीपी अगर देखें तो एससीसीपी की क्या पावर है हमारा, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होते हैं तो इसमें 3 अथॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कोर्ट, वो तो जहाँ जहाँ पर आते हैं तो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, लेकिन ये कि कोर्ट के अलावा जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एससीसीपी, और जिसके साथ रूटीन में तमाम कंपनीज का इंटरेक्शन होता है वो है रजिस्ट्रार। तो एससीसीपी की पावर पहले देखते हैं। सो एससीसीपी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि कमीशन शेल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज आर कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो कई जगह पर देखते हैं कि कई मामलात का अप्रूवल एससीसीपी से लेना होगा, कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एससीसीपी को फाइल करने होंगे, कई चीज़ें जो हैं वो तभी आप कर सकते हैं अगर एससीसीपी से आप प्रायर
अप्रूवल लेते हैं, रिटर्न परमिशन लेते हैं या कोई लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये सारी बातें लिखी हुई हैं वो कंपनीज एक्ट में असल में एससीसीपी की पावर एंड फंक्शन भी बताए हुए हैं कि वो ये काम करेंगे। अब ये जो पावर एंड फंक्शंस हैं ये एडिशनल हैं उन पावर एंड फंक्शंस के जो कि एक लंबी लिस्ट गिवन है एससीसीपी एक्ट 1997 में। तो वहां पर भी बहुत सारे पावर एंड फंक्शंस एससीसीपी के मेंशन है, वो अलग हैं और कंपनीज एक्ट वाले अलग हैं, यानी ये एडिशनल पावर्स हैं। फिर इवन जो एससीसीपी है उसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं अंडर कंपनीज एक्ट भी और अदर रेलिवेंट लॉज भी। जैसे सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है, उसके अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं एससीसीपी के पास। इंश्योरेंस का ऑर्डिनेंस है तो एससीसीपी के पास वहां पर भी बहुत सारी पावर्स हैं। तो एससीसीपी इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि जो है ना मेन रेगुलेटर है पाकिस्तान में तमाम कंपनीज का, कॉरपोरेट जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों, बैंकिंग कंपनीज हों या रूटीन की जो अदर कंपनीज होती हैं। अच्छा, लॉ ने बहुत ज़्यादा पावर दी है एससीसीपी को, और इवन जो पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं कंपनीज से रिलेटेड, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी अलाउड है कि वो एम्पावर कर सकते हैं, एम्पावर्ड हैं यानी कि वो अपनी पावर एससीसीपी को वेस्ट कर देते हैं। तो कई मरतबा अगर किसी चीज़ पर रूल्स बनाने होते हैं तो बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट खुद रूल्स बनाए, वो एससीसीपी को पावर दे देते हैं, अपनी डेलीगेट कर देते हैं और कहते हैं कि जी आप इस मामले पर रूल्स बना दें। तो वहाँ कई जगह पर एससीसीपी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने के साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट की कॉरपोरेट एंटिटी से रिलेटेड पावर्स हैं उनको भी यूज़ कर रही होती है। सो बेसिकली एससीसीपी एक बॉडी है, इसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं टॉप लेवल पर जो है 5 to 7 कमिश्नर्स होते हैं, और एक इनका पॉलिसी बोर्ड होता है, और कमिश्नर्स के अंडर फिर इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, इसी तरह कंप्लायंस डिपार्टमेंट है। तो मुख्तलिफ मामला को डील करने के लिए इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन अपने परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्ट्रार की। तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक का हो रहा होता है लाजमी तौर पर, वो रजिस्ट्रार के साथ हो रहा होता है। बेसिकली टर्म रजिस्ट्रार इस नाम से निकाली गई है कि ये वो लोग ऑफिशियल होते हैं, यानी एससीसीपी के ही एम्प्लॉय होते हैं। तो इनको रजिस्ट्रार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड मैटर्स को देख रहे होते हैं मेनली। अच्छा, रजिस्ट्रार की जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है वो है कि रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार, तो ये एक हो गया। एन एडिशनल रजिस्ट्रार, an additional joint registrar, a joint registrar, a deputy registrar, assistant registrar, or such other officer as may be designated by the commission यानी SCCP performing duties and functions under Companies Act 2017। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इस डेफिनेशन में ये नहीं बताया गया कि रजिस्ट्रार काम क्या करता है, सिर्फ डिफरेंट डेजिग्नेशन बता दिए गए कि ये जो रजिस्ट्रार के डिफरेंट डेजिग्नेशन है इन सबको ही रजिस्ट्रार समझा जाएगा। लेकिन इस डेफिनेशन की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि लॉ में कई जगह पर मेंशन होता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना है। इसी तरह लॉ में कई जगह मेंशन होता है कि जैसे एक एंड कंपनी के नाम आपने चेंज करना है तो उसका अप्रूवल आपको लेना है रजिस्ट्रार से। तो इसका इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अप्रूवल चाहे आप एडिशनल रजिस्ट्रार से ले लें, चाहे आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार से ले लें, चाहे आप डिप्टी रजिस्ट्रार से ले लें, चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार से ले लें, वो एक वैलिड अप्रूवल होगा क्योंकि रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में ये सारे डिफरेंट डेजिग्नेशन फॉल कर जाते हैं। तो रजिस्ट्रार की डेफिनेशन इस कॉन्टेक्स्ट से स्टिल इंपॉर्टेंट है कि इसने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन कौन से डेजिग्नेशन वाले लोगों को रजिस्ट्रार समझा जाएगा, और उनसे अगर आप अप्रूवल लेते हैं या उनके पास अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो वो फिर आपका प्रॉपर सबमिशन सब कंसीडर होगी और प्रॉपर अप्रूवल कंसीडर होगा। अब डेफिनेशन में तो इनके पावर एंड फंक्शंस को नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज़ इनकी डिस्कस कर लेते हैं कि पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार जो हैं वो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन से शुरू होती हैं और उसके बाद जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंपनीज जमा करवाती हैं, जैसे एनुअल रिटर्न है, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और प्रॉस्पेक्टस वगैरह हैं, तो वो फिर जो कंपनीज ने सबमिट करवानी होती है अथॉरिटीज़ के पास, तो वो अथॉरिटी में किसके पास जमा हो रही होती है, रजिस्ट्रार के पास। ये कंपनी के मॉर्गेजेज एंड चार्जेस का भी रिकॉर्ड रखते हैं कि जब कंपनी कोई लोन वगैरह लेती है तो उस पर सिक्योरिटी के तौर पर मॉर्गेज, प्लेज, चार्ज वगैरह क्रिएट करवाती है, तो उसका रिकॉर्ड भी रजिस्ट्रार के पास मेंटेन हो रहा होता है और कंपनी के रूटीन डॉक्यूमेंट्स का ट्रैक भी होता है। रजिस्ट्रार के पास इवन पावर है कि वो कंपनी के ऑफिसर्स को बुलाए, कॉल करे
इंक्लूडिंग उसमें जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के टॉप लेवल पे उनको भी, और उनसे इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। इसमें लिमिट होती है जैसे 6 ईयर्स तक की एंड सो ऑन। तो लेकिन ये कि यानी 6 ईयर्स से मुराद ये कि जो 6 ईयर्स पहले तक कोई डायरेक्टर रहा हो, अगर अब किसी को एक कंपनी को छोड़े हुए 20-25 साल हो गए तो उससे नहीं मांग सकते, लेकिन मोस्टली जो करंट हैं और जो लास्ट 6 ईयर्स तक कंपनी के ऑफिसर्स रहे उनसे इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगने की पावर होती है रजिस्ट्रार की। इसके अलावा रजिस्ट्रार जो हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, कि भाई उसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कुछ गलत रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, कोई बुक्स में फ्रॉड करने के लिए तो चीज़ें चेंज नहीं की जा रही इस तरह की। और इवन जहाँ पर उन्हें ज़रूरी महसूस हो कि भाई अगर बुक्स को सीज ना किया तो उनमें चेंजेस हो जाएंगी, मैनिपुलेशन हो जाएगी, तो लॉ उन्हें अलाउ करता है कि वो बुक्स एंड रिकॉर्ड सीज भी कर सकते हैं जहाँ पर वो ये बिलीव करते हो कि इस तरह का सीजर नेसेसरी है, ताकि सर्टन फैक्ट्स जो हैं वो एससीसीपी डिटरमिन कर सके। और अगर इस तरह का जो बुक्स को सीज ना किया तो उनमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशन या उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कुछ ऑफिशियल, जिसके बाद फिर जो है कंपनी की इन्वेस्टिगेशन या मामला को देखना मुश्किल हो जाएगा। तो रजिस्ट्रार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो हम एससीसीपी और रजिस्ट्रार बार बार डिफरेंट सेक्शंस के अंदर इनका जिक्र पढ़ रहे होते हैं। अब कंपनी के ऑफिशियल्स की बात करें तो कंपनी के ऑफिशियल्स में एक जो जनरल डेफिनेशन है ऑफिसर की है। ऑफिसर में कौन कौन शामिल होगा? डायरेक्टर्स शामिल होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शामिल होंगे। अच्छा, अब डायरेक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं? डायरेक्टर्स का फंक्शन तो ये होता है कि जो कंपनी की ओवरऑल डिसीजन मेकिंग है, टॉप मैनेजमेंट है, वो डायरेक्टर है। अच्छा, अब टॉप मैनेजमेंट में डायरेक्टर तो हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 7, 8, 10, 15, 20 भी हो सकते हैं। जो एक सिंगल फेस होता है कंपनी का, जो ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस कर रहा होता है चीज़ों की, उसे चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। फिर जो फाइनेंशियल्स को टॉप लेवल पर पर्सन देख रहा होता है वो सीएफओ कहलाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर कंपनी सेक्रेटरी, जो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं, खासतौर पे जैसे कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना है, कंपनी ने किस किस तरीके से लॉ की जो कंप्लायंस है करनी है, कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन सी चीज़ों की टाइम लिमिट क्या है, इस पर जो गाइडेंस दे रहा होता है, असिस्ट कर रहा होता है डायरेक्टर्स को, वो पर्सन होता है कंपनी सेक्रेटरी। और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। तो ये इसमें जो सारी टर्म यूज हुई, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, इनकी भी अलग अलग डेफिनेशन लॉ के अंदर गिवन है। और जब हम इन ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम उन रेलिवेंट डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे। तो एक टर्म और यूज होती है बहुत कॉमनली, वो है बोर्ड। बोर्ड की जब टर्म यूज होती है तो बेसिकली इसका मतलब होता है ऑल द डायरेक्टर्स। तो बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो वो जो सारे डायरेक्टर्स मिलकर जो एक मीटिंग करते हैं तो बोर्ड मीटिंग कहते हैं, और उसमें फैसले कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड किए जा रहे होते हैं। मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग्स इन विच दे मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर्स बेसिकली कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं, यानी कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके बिहाफ पर एज एन एजेंट ऑफ कंपनी ये लोग काम कर रहे होते हैं। ये आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने अथॉरिटीज़ में एससीसीपी और रजिस्ट्रार को डिस्कस किया, और कंपनी के ऑफिशियल्स में एक जनरल डेफिनेशन ऑफिसर की और एक बोर्ड की डिस्कस की। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 118 को डिस्कस करेंगे, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो इस सेक्शन में दी हुई है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर और मेंबर की टर्म में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मोस्टली ये टर्म जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ जगह पे डिफरेंस है। तो हम प्रिसाइजली जो है ना कंपैरिजन करके टेबल बना के डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, और फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे शेयर होल्डर और मेंबर के दरमियान फ़र्क होगा। तो हमें वो जो डिफरेंस है वो उन एग्जांपल्स की मदद से मजीद क्लियर होगा। तो हम सेक्शन 118 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है वो है कि द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, यानी जो लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, उन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर। यानी जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ एप्लीकेशन दी होती है कंपनी की रजिस्ट्रेशन की, उन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर डीम टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर्स। तो बेसिकली वो जब एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो उन्होंने ये एग्री किया होता है कि वो कंपनी के मेंबर बन जाएंगे जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, एंड बिकम मेंबर ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो वो सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। एंड एवरी अदर पर्सन, अब उनके अलावा कौन कौन मेंबर होता है?
टू होम इज अलॉटेड और हु बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर, यानी जो शख्स शेयर होल्डर बन जाता है बाद में। तो हो सकता है कि एक शख्स ओरिजिनली कंपनी का सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ना हो, यानी ओरिजिनली मेंबर ना हो, लेकिन बाद में किसी मेंबर ने अपने कुछ शेयर्स किसी और को बेच दिए, तो जो दूसरा शख्स जिसने उनसे वो शेयर्स खरीदे और वो फिर शेयर होल्डर बन जाता है, तो वो भी मेंबर बन जाएगा। एंड इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो और उसमें शेयर कैपिटल ना हो। तो ऐसी कंपनी में तो शेयर्स तो होंगे नहीं, तो वहां पे शेयर्स की अलॉटमेंट तो रेलिवेंट ही नहीं है। लेकिन वहां पे भी मेंबर होंगे। वहां पे कौन मेंबर होगा? एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। लेकिन ये जो हमने ए और बी पॉइंट पढ़ा, ये अकेले अकेले इनफ नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के साथ एक कंडीशन है, एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी जो ए पॉइंट है कि शेयर होल्डर के साथ साथ मेंबर बनने के लिए उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई पर्सन नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल कंपनी में एग्री कर गया है कि वो मेंबर बनेगा, तो जस्ट एग्री करना काफ़ी नहीं है। उसके एग्री करने के बाद उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड हो जाए तो वो मेंबर बन जाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा डिफरेंस देखते हैं कि शेयर होल्डर और मेंबर का डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली तो द टर्म शेयर होल्डर और मेंबर जो है इंटरचेंजेबली यूज होती है। क्रॉस द लॉ हम जब इसको देख रहे होते हैं तो हम इसमें खास डिस्टिंग्विश नहीं करते। लेकिन डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें ये पता चलता है कि मेंबर जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स नहीं होते, मेंबर्स तो उसमें भी होते हैं। तो हम ओवरऑल सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं समराइज कर सकते हैं कैसे, एक ये डायग्राम हम देख लेते हैं। तो जो लोग बाज़ ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो होते हैं, जब वो रजिस्टर्ड हो जाए मेमोरेंडम, वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। हालांकि हो सकता है अभी तक शेयर्स अलॉट ना हुए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद कुछ दिन का टाइम होता है जिसके बाद शेयर्स ने अलॉट होना होता है। तो वो अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, तो जो लोग सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो अभी भी मेंबर हैं, हालांकि वो अभी तक क्योंकि शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो वो शेयर होल्डर्स नहीं हैं। अच्छा, इसी तरह बाज़ ऐसा होता है कि आपको शेयर्स अलॉट हो गए या आपने शेयर्स किसी से खरीद लिए, तो लॉफुली आप शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं जब शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी में एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट के साथ कि ये शेयर्स अब मेरे नाम पे कर दिए जाएं। तो इस प्रोसीजर में जो शेयर्स नाम पर होने होते हैं, इस प्रोसीजर में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बाज़ कुछ दिन का। तो जब आप लॉफुली शेयर्स आपके पास आ गए तो आप शेयर होल्डर तो बन गए, लेकिन अभी आपका नाम जो है वो कंपनी की तरफ से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी तक नहीं लिखा गया। तो आप शेयर होल्डर तो होंगे लेकिन आप मेंबर कंसीडर नहीं होंगे जब तक कि आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा जाता। तो ये एक और डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो उसमें जो पर्सन एग्री करता है मेंबर बनने के लिए और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाता है, वो मेंबर होगा। हालांकि ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर का तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल है ही नहीं। तो इसमें शेयर होल्डर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मेंबर इसमें पॉसिबल होते हैं। हर वो पर्सन जो एग्री करेगा मेंबर बनने के लिए और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाएगा, उसे मेंबर कंसीडर करेंगे। अब एग्जाम्पल से इसको कवर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि अदील इज मेंबर ऑफ ABC गारंटी लिमिटेड विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। अब कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। Adil has guaranteed to contribute an amount up to rupees 1 million if needed in case of winding up of the company। तो एज अ मेंबर उसने गारंटी दी हुई है, एग्री किया है कि अगर कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो 1 मिलियन तक की गारंटी दे रहा है। अच्छा, अब अदील का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी लिख दिया जाता है, तो अदील इज़ मेंबर ऑफ ABC गारंटी लिमिटेड, हालांकि इस ऐसी कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Maria, along with other members of her family, subscribed a memorandum for registration of a company XYZ Private Limited। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें शेयर्स भी हैं। द कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड बट शेयर सर्टिफिकेट्स हैव नॉट बीन प्रिंटेड एंड अलॉटेड येट। यानी कंपनी रजिस्टर हो गई है, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होने की वजह से मारिया हैज़ बिकम मेंबर, लेकिन अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए। तो आप टेक्निकली तो ये कहेंगे ना कि वो शेयर होल्डर तो नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई शेयर अलॉट ही नहीं हुए। सो मारिया इज मेंबर ऑफ द कंपनी ऑल्दो शी डज नॉट टेक्निकली होल्ड एनी शेयर्स येट। यानी कुछ शेयर्स उन्हें मिलने तो हैं, लेकिन अभी तक वो कोई शेयर्स टेक्निकली तो होल्ड नहीं करते, क्योंकि शेयर्स अभी प्रिंट और अलॉट ही नहीं हुए। सो ये हमारी एग्जांपल्स थी और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम मेंबर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, और एडिशनली हमने मेंबर और शेयर होल्डर का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्टिंग्विश भी किया है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में
जो मेंबर्स रेजोल्यूशंस पास करते हैं, जिस तरीके से वो डिसीजन करते हैं एक कंपनी के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा जो सेक्शन 2 है उसकी कुछ डेफिनेशन रेलिवेंट हैं। तो सबसे पहले हम डिसीजन बाय मेंबर्स का कॉन्सेप्ट ब्रीफली देखेंगे, फिर हम वोटिंग राइट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर दो टाइप की रेजोल्यूशन जो लॉ में मेंशन की गई हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। तो मेंबर्स एक कंपनी में डिसीजंस कैसे करते हैं? पहली बात तो ये कि जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उस मीटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग की जाती है। मीटिंग ऑफ मेंबर को हम कहते हैं जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग जो है उसमें डिसीजंस की जाती हैं मेंबर्स की, और मेंबर्स फैसला किस तरीके से करते हैं? रेजोल्यूशन से, यानी जो भी एक मामला होता है उसको वोटिंग के लिए पेश किया जाता है, फिर मेंबर्स उस पर वोट देते हैं, और अगर रिक्वायर्ड मेजॉरिटी फेवर में वोट दे दे तो फिर वो डिसीजन फाइनलाइज हो जाता है। इस प्रोसेस को रेजोल्यूशंस कहते हैं, कि यानी जो भी मामला कुछ करना है, कोई फैसला करना है, तो उस मामले पे वोटिंग होगी, और अगर रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, अभी वो पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी क्या होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी क्या होती है। रिक्वायर्ड मेजॉरिटी अगर उसकी फेवर में वोट दे दे तो वो रेजोल्यूशन फिर पास हो जाती है, और वो समझा जाता है कि मेंबर्स का फैसला ये है। अब वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो वोटिंग राइट मीन्स द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू वोट। तो नाम से तो यही पता चल रहा है कि हाँ जी, वोटिंग राइट का मतलब है कि आपका राइट है कि आप वोट करेंगे ऑन एनी मैटर इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी ईदर प्रेजेंट। अब वो कैसे प्रेजेंट हो सकता है एक पर्सन? इन पर्सन यानी कि वो खुद मौजूद हो, या थ्रू वीडियो लिंक। अच्छा, ये थ्रू वीडियो लिंक जो है वो चंद एक कंपनीज में होता है, जब जहाँ पे मीटिंग में ये अवेलेबल होगी फैसिलिटी, वहाँ पे वीडियो लिंक होगा। फिर बाय प्रॉक्सी, बाय प्रॉक्सी ये होता है कि आप ऑथराइज कर देते हैं अपनी जगह किसी और को मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उस तरीके से भी समझा जाता है कि आपने मीटिंग अटेंड की है। और बाय मीन्स ऑफ अ पोस्टल बैलेट, तो कुछ सिचुएशन में इवन पोस्टल बैलेट के थ्रू, यानी पोस्ट के थ्रू आप अपना वोट भिजवा देते हैं, क्योंकि नोटिस में पहले ही बता दिया जाता है कि इस मामले पे वोटिंग होगी, तो आप पहले ही अपना वोट भिजवा देते हैं, और फिर उसमें रिक्वायर्ड प्रोसीजर के थ्रू आपका वोट भी काउंट हो जाता है। तो ये डिफरेंट वे हैं जिसके अंदर आप अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो लिंक के बारे में लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि प्रोवाइडेड दैट अटेंडिंग ऑफ मीटिंग थ्रू वीडियो लिंक शैल बी सब्जेक्ट टू सच फैसिलिटी, कि ऐसी फैसिलिटी हो भी सही अरेंज बाय द कंपनी, एंड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, और इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी जो लॉ रूल्स में स्पेसिफाई कर देगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दैट, यानी लॉ ने जहाँ जहाँ मना किया हुआ हो कि जी, एक्सेप्शन दी हुई हो कि जी वहाँ पे वीडियो लिंक नहीं होगा यूज़ मीटिंग के लिए, तो फिर वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बाकी तीन मेथड वहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जी अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि भाई मोर देन 50%, भाई ज़्यादा वोट जिस तरफ हैं वही फैसला हो जाएगा। ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट एज आर प्रेजेंट, यानी जितने लोग मौजूद हों, जो लोग मौजूद हैं सारे के सारे मेंबर्स का मोर देन 50% नहीं, जितने मेंबर्स मीटिंग में मौजूद हैं उनका मोर देन 50%, चाहे वो पर्सन इन पर्सन मौजूद हों, बाय प्रॉक्सी मौजूद हों, यानी ऑथराइज किया हुआ है किसी और को भेजा हुआ है अपनी जगह, और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। तो ये जो रूल्स होते हैं कि कैसे कैसे वोट दिया जा सकता है, वो तरीकेकार कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होता है, और एज में भी स्पेसिफाइड, लॉ में भी स्पेसिफाई किया हुआ है। एट अ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स की मीटिंग, तो 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए तब रेजोल्यूशन पास होगी, और जो मेंबर्स मौजूद हैं इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट, इनका मोर देन, इन तीनों का मिलाकर जो 50% से ज़्यादा अगर फेवर में वोट होंगे तो वो रेजोल्यूशन पास कंसीडर होगी। एंड में अब हम देखेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। बेसिकली जो कंपनी के रूटीन मैटर्स होते हैं उनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होती है, और जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, तो उनके लिए लॉ में रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का जो बेसिक वे है वो तो ये है कि एक ऐसी रेजोल्यूशन विच हैज़ बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 75%, यानी एग्जैक्ट 75% हो या 75% से ज़्यादा हो तब भी चलेगा, ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और वोट थ्रू पोस्टल बैलेट।
तो 70 एटलीस्ट 75% जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनका ये परसेंटेज है। एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस, यानी मीटिंग का नोटिस कम से कम 21 दिन पहले दिया गया हो। अगर 20 दिन का नोटिस है, 15 दिन का नोटिस है, 18 दिन का नोटिस है, तो वो फिर नहीं इस सिचुएशन में स्पेशल रेजोल्यूशन बनेगी। अच्छा, 21 डेज एक टाइम लिमिट रखी गई कि कोई टाइम लिमिट तो रखनी थी, लेकिन इतना टाइम रखा गया कि 21 डेज कम से कम दिए जा रहे हैं, यानी इतने टाइम में एक शेयर होल्डर प्रॉपर फैसला कर सकता है कि उसे किसी मामले के ऊपर वोट फेवर में देना चाहिए या अगेंस्ट देना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 वीक्स का टाइम यानी 21 डेज का टाइम रखा गया कि स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन ड्यूली गिवन, यानी तमाम मेंबर्स को कम से कम 21 डेज पहले मीटिंग से ये बता दिया जाता है कि ये रेजोल्यूशन पास होगी और ये रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर जो है प्रेजेंट की जाएगी, फेवर में वोट होंगे तो इसको पास कर दिया जाएगा। अलबत्ता बाज़-औक़ात कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है और आप कहें कि जी 21 दिन से कम का टाइम अवेलेबल है और आप एक चीज़ का अप्रूवल देना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का एक अल्टरनेटिव वे भी मौजूद है। उसमें ये शर्त है कि ऑल द मेंबर्स इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट। अब यहाँ पर ये फ़र्क देखें, ऊपर जो 75% में था वो प्रेजेंट का था कि जो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर है इंटाइटल्ड, यानी कि सब के सब मेंबर्स होने चाहिए। एट एनी सच मीटिंग सो एग्री, कि वो एग्री कर जाते हैं कि रेजोल्यूशन में बी प्रपोज्ड एंड पास्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, कि जी इसको तमाम के तमाम एग्री करते हैं कि जी प्रपोज करते हैं और पास करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ विच लेस देन 21 डेज नोटिस हैज बीन गिवन। यानी अगर नोटिस का टाइम 21 दिन से पहले होगा, 21 दिन से कम होगा, तो रिक्वायरमेंट 75% से बढ़ के 100% पे चली जाएगी। अब डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें, यानी ये डेफिनेशन तो यहाँ तक थी, अब डेफिनेशन के अलावा कुछ पॉइंट्स देखें तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा डिमांड करती है और लॉन्ग नोटिस है इसमें 21 डेज़ का, तभी ये इफेक्टिव होती है। इसी बात से ये हमें पता चल जाता है कि ये रेजोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए है, जो कि कंपनी के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कंपनी के मेंबर्स के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब स्पेशल रेजोल्यूशन को डायग्रामेटिकली देखते हैं कि एक सिनेरियो ये है कि कम से कम 21 दिन का नोटिस है, यानी 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन, तो उसमें 75% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट कम से कम होने चाहिए, चाहे वो वोट इन पर्सन दें, बाय प्रॉक्सी दें या पोस्टल बैलेट से दें। लेकिन अगर आपका नोटिस 21 दिन से कम का है, 20 दिन का है, 19 दिन का है, 18 दिन का, 15 दिन का, 12 दिन का है, तो फिर ऑल द मेंबर्स हो एग्री, यानी अब सिर्फ प्रेजेंट वाली बात भी नहीं है, तमाम मेंबर्स का एग्री करना ज़रूरी है जो भी इंटाइटल टू वोट हैं, और चाहे वो फिर इन पर्सन हों, बाय प्रॉक्सी हों या बाय पोस्टल बैलेट हों। तो वोटिंग के जो मैकेनिज्म है वो दोनों में सेम है कि तीनों तरीके से वोट हो सकता है। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए और डेफिनेशंस हमें याद भी होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।